आप सुन रहे हैं शिवानी जी का मशहूर उपन्यास कालिंदी। आज सुनिए उपन्यास कालिंदी का भाग 4। उसी समय अम्मा उसके लिए चाय लेकर न आ जाती तो शायद वो लचीला निवेदक अपने बचपन की धात निस्संकोच होकर दोहरा देता। फिर तो अल्मोड़ा ही छूट गया और पूरे 3 वर्षों बाद मामा को उसने एक पत्र में अपने विवाह की सूचना देकर आग्रह किया था कि वे ही इस शुभ या दुस्संवाद का समाचार उसके पिता तक पहुंचा दें। स्वयं पिता की छाती में वो हथगोला मारने का शायद उसे साहस नहीं हुआ था। पर क्या देखा होगा पिंटू ने उस मुटल्ली में। विवाह के चित्र में ही वो 4 बच्चों की अम्मा लग रही थी। अब तो उसके बेटे थे अनैल और सुनैल। दोनों के नाम अनिल और सुनील का ही वो अमरीकी विकृत उच्चारण उसके पिता को बौरा गया था। क्यों रे हतभागे, अमेरिका ने तेरी जबान भी ऐंठ दी है क्या? ना फिर कालिंदी ने उसे कभी देखा ना उसने। पर पुरानी फांस शायद उसे अभी भी साल रही थी, क्योंकि वसंत मामा को जब भी पत्र लिखता उसमें कालिंदी का उल्लेख अवश्य रहता। वो कहाँ है, क्या कर रही है, कहीं उसके विवाह की बात चल रही है या नहीं। लाल मामी की दुर्वस्था देख फिर उसके पहाड़ आने का समस्त उत्साह ही ठंडा पड़ गया था। उस पर वसंत मामा का निष्कपट निवेदन उसे और भी विचलित कर गया। उसे क्या पता था कि पिंटू दा के मन में उसके लिए ऐसी दुर्बलता छिपी थी, और थी भी तो वो चुप क्यों रहा? कहता भी तो क्या होता, लाल मामी की ऐसी दुर्दशा न होती। पर उसके मन में तो कभी कोई विकार नहीं था, ना तब और ना अब। फिर भी बीच बीच में उसे ऐसी आत्मग्लानि क्यों क्षुब्ध कर रही थी? क्या तब उसी की उपेक्षा ने उस लजीले संकोची युवक को बरबस उस मुटल्ली विदेशिनी की बाहों में ठेल दिया था? फिर जी में आया क्यों न वसंत मामा से उसका फ़ोन नंबर लेकर उसे फ़ोन पर लाल मामी की शोचनीय अवस्था की सूचना देकर उससे घर आने का आग्रह करे। यदि अब भी उसके हृदय में उसके लिए वही दौर्बल्य रह गया है तो वो उसका आग्रह कभी नहीं ठुकरा पाएगा। यदि ऐसा हुआ तो बेचारी लाल मामी पुत्र को देख शांति से तो जा सकेंगी। इतना तो वो मामी के लिए कर ही सकती थी। फ़ोन करने का अर्थ ये तो नहीं होगा कि वो अपने उस विस्मृत तथा कथित प्रणयी को व्यर्थ बढ़ावा दे रही है। उसने मामा से पूछ कर ही फ़ोन मिलाया था। वो कहीं गया हो और वो अपरिचिता विदेशनी फ़ोन उठाए तब। पर फ़ोन उसी ने उठाया। आवाज़ इतनी साफ आ रही थी जैसे उसी के बगल में खड़ा बोल रहा हो। पिंटू दा, मैं हूँ कालिंदी। कौन? चढ़ी, अल्मोड़ा से बोल रही हूँ। अरे चढ़ी, तुम कैसे आई, कब आई? वो जैसे अधैर्य से बौराता बाहें फैलाता टेलीफोन के आले में ही घुसा चला आ रहा था। चढ़ी को हंसी आ गई और उस विस्मृत प्राणों से प्रिय परिचित हंसी की खनक एक पल को सुनने वाले को शायद गूंगा बना गई। पिंटू दा, सुन रहे हो ना? हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बोलना चढ़ी। लाल मामी बहुत बीमार है पिंटू दा। जानता हूँ चढ़ी, बाबू की चिट्ठी मुझे मिल गई है, पर कैसे आऊँ? तुम ही बताओ। मुझे आज ही वियना जाना है। बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों के सामने मुझे अपना पेपर पढ़ना है। तुम्हारा पेपर क्या लाल मामी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पिंटू दा? मामी की हालत बहुत ख़राब है। ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 दिन। तुम फ़ौरन चले आओ। उसकी क्षणिक चुप्पी कालिंदी को आश्वस्त कर गई। वो आएगा, निश्चय आएगा। नहीं चढ़ी, मैं नहीं आ सकता। आई एम सॉरी। बाबू को समझा देना। कालिंदी ने गुस्से में फ़ोन पटक दिया। उसके कुछ न कहने पर भी उसके पास खड़े वसंत मामा सब समझ गए। मैं जानता था चढ़ी, वो कभी नहीं आएगा। एक तरह से अच्छा ही हुआ। पिल फुट पीड़ गए, अर्थात फोड़ा फूटा और दर्द गया। कम से कम झूठी आशा में तो बैठे नहीं रहेंगे। मैं ही उसे डोली में बिठाकर घर लाया था। मैं ही कंधा देकर उसे घाट भी पहुंचा सकता हूँ। अच्छा है ऐसे कठोर सपूत के कंधे उसे न मिलें। और फिर आंखों के आंसू छिपाने ही शायद वे बिना उसकी ओर देखे भन्ना कर बाहर निकल गए थे। दूसरे ही दिन कालिंदी को दिल्ली लौटना था। अम्मा ने उसके रास्ते का खाना बनाकर धर दिया था। मामी ने बाजार से पहाड़ी मिठाई के सौगाती डिब्बे लाकर पूरी टोकरी तैयार कर दी थी। सेब, नाशपाती, अखरोट और अचार।
लो मामी, एक ही बैग लेकर आई थी, सोचा था हल्की फुल्की यात्रा रहेगी, तुमने एक और बोझ बढ़ा दिया। अरे कौन सा 2.5 मन का बोझ है, 2 हाथ दिए हैं भगवान ने, 2 थैले लटका लेना। आज वसंत बड़ा उदास है, देवेंद्र ने कहा। कह रहा था चढ़ी चली गई तो मैं क्या करूँगा रे देवी। बोल तो नहीं सकती, पर उसकी लाल मामी उसे बहुत मिस करेगी। पर तब किसे पता था लाल मामी उसे नहीं, वो लाल मामी को जीवन भर मिस करेगी। उस दिन बड़ी देर तक वो माँ मामी मामा के साथ टीवी देखती रही। नित्य की भांति खाना भी नहीं खाया। फिर अन्नपूर्णा ने उसे ज़बरदस्ती उठाकर सोने भेज दिया था। जा अब समय पर सो जा, तुझे पहली बस पकड़नी है ना। तभी घंटी बजी और चारों को एक साथ झटका सा लगा। देख तो देवी, कौन आया है इतनी रात को। कोई मिलने वाला तो हो नहीं सकता, आज शनिवार है। शनिवार और मंगल के दिन भला कौन पहाड़ी इष्ट मित्र मिलने आ सकते हैं। मामा ने द्वार खोला तो पागलों से बाल बिखराए लाल लाल आंखें लिए चित्रांकित से वसंत मामा खड़े थे। क्या बात है वसंत, भीतर आना, द्वार पर ही क्यों खड़ा है। देवेंद्र ने मित्र का हाथ पकड़कर खींचा। नहीं, भीतर नहीं आऊँगा, सूतक लग गया है रे देवी, वो गई। क्या बात कर रहे हो वसंत, अभी 7 बजे तो हम मिलकर आए थे। अन्ना हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। जानता हूँ तुम मिलकर आई थी दीदी, अपनी चड़ी के हाथ का दूध भी गटक गई है मेरी सरू, सीधे सरक जाएगी। उसी शून्य दृश्य से वसंत मामा ने उन्हें देख फिर अपनी मांसहीन भुजा आकाश को उठाकर कहा, सरग, सीधे सरग। दिमाग फिर गया था क्या बेचारे मामा का। आजकल बात बात पर पिल्ले से रो देने वाला ये पिलका बसंत आज रो क्यों नहीं रहा था। कैसे ही भयानक लग रही थीं वे अश्रुहीन कोटरग्रस्त बड़ी बड़ी आंखें। चल चल मैं चलता हूँ, पास पड़ोस में खबर दी या नहीं। एक शॉल ओढ़ मामा बदहवास से चप्पल ही डालकर निकल गए थे। अन्ना शीला दोनों स्तब्ध खड़ी थीं। सहसा कालिंदी ही टूट गई। धम्म से जमीन पर बैठ दोनों घुटनों में सिर डाल वो निशब्द रोने लगी। दुर्भय वेदना की कैसी गुरु पोटली छाती पर ही धरे चली गई लाल मामी। रो मत चेली, माँ ने उसकी पीठ पर हाथ धरा। अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई थी, जाने से पहले उसके कुछ दुख दर्द तो तूने बांट ही लिए। तू ना होती तो बेचारे गुहमूत में पड़ी कलपती रहती। भाग्यवान थी, मांग का सिंदूर सहेजे वसंत के कंधे पर तो जाएगी। चल उठ, हमें भी वहाँ जाना चाहिए, वसंत का और है ही कौन। वे वहाँ पहुँची तो पास पड़ोस की भीड़ आ जुटी थी। जमीन गोबर से लीप तुलसी के गमले और शालिग्राम की मूर्ति सिरहाने धर लाल मामी को लिटा दिया गया था। उसके दोनों हाथों की अंगुलियां जो महीनों से सीधी नहीं हो पाती थीं, आज स्वयं सीधी हो परस्पर गूंथी मामी की छाती पर धरी थीं। मामी का वही लाल रंग कुछ क्षणों के लिए मृत्यु बड़े औदार्य से लौटा गई थी। शव का चेहरा जैसा विवर्ण हो जाता है वैसा एकदम ही नहीं था। अर्धोन मीलित क्लांत आँखों को शीला मामी ने ही हाथ धर मूंद दिया था। फिर शीला मामी ने ही लाल मामी को नहला धुला, लाल साड़ी पहना, नन्हा सा घूंघट निकाल दिया। हाय, सुदीर्घ व्याधि में घुल घुल कर वो छिपिल सी देह कैसी सिकुड़ कर बित्ते भर की रह गई थी। हाथ में ही वर्षों की वो घिसी कांच की चूड़ियों के बीच न जाने कब की बंधी कलावे की विवर्ण डोरी। नाक की लौंग का लाल पत्थर जिसे बचपन में कालिंदी ने छूकर न जाने कितनी बार लाल मामी को चिढ़ाया था। लाल मामी की लाल फुल्ली, सोने का एकमात्र वही आभूषण था बेचारी मामी के पास, किंतु आकांक्षाएं थीं असीम। अरे चढ़ी, देखना मेरा पिंटुआ जब बहुत बड़ा अफसर बनेगा तो कहूँगी, तेरे बाप ने तो कभी तोला भर सोना भी लेकर नहीं दिया, अब तू ही मुझे ग्वालियर का मंगलसूत्र बनवा दे, तिलड़ा मंगलसूत्र। वहाँ बहुत बढ़िया मंगलसूत्र बनते हैं रिचड़ी। और कहूँगी, पिंटुआ रे, एक हीरे की लौंग पहनने का बहुत मन है मेरा। और फिर देखूँगी कैसे कहती है तू लाल मामी की लाल फुल्ली। पर मन की मन में ही लिए जा रही थी लाल मामी। पैरों में पड़ी मैल से काली पड़ गई शकुंतला चेन कई जगह टूटे रंग बिरंगे तागों से बंधी बार बार खिसकती सर से घुटनों तक चली जा रही थी। देवेंद्र मामा ही भाग भाग कर महाप्रस्थान की सामग्री लाकर रखते जा रहे थे। बांस, लाल दुशाला, सफ़ेद कोरा खोल, कोरी हंडिया,
कुश, घी। वसंत मामा तो बुद्ध बने शून्य दृष्टि से बिछुड़ी जीवन सहचरी की निष्प्राण देह को टकटकी लगाए देखे ही जा रहे थे। कालिंदी को उनकी वो अस्वाभाविक दृष्टि देखकर भय हो रहा था, कहीं आकस्मिक आघात से सनक तो नहीं गए थे मामा। पहाड़ में रात को मिट्टी कम ही उठाई जाती है, पर पुत्र के आने की तो कोई संभावना थी नहीं। लाल मामी के मायके में था ही कौन, एक अंधे भाई ही तो बचे थे, वो आ नहीं सकते थे। इसी से मिट्टी पौ फटते ही उठा दी गई थी। एक प्रकार से कालिंदी और लाल मामी ने एक साथ ही अल्मोड़ा छोड़ा था। वो 4 कंधों पर जा रही थी और कालिंदी बस में। राम नाम सत्य है का गगनभेदी उद्घोष सुबह के सन्नाटे में कुछ और भी तीव्र होकर पहाड़ों से टकराता दुस्साहसी दस्यु सा सीधे बस की सीटों तक चला आया। आहा रे, कौन भाग्यवान गया रे आज वैकुंठ एकादशी के दिन। कालिंदी के पास ही गोद में पोटली लिए बैठी एक वृद्धा ने कहा और तभी बस चल पड़ी। उसे विदा देने ना मामी आ सकी थी ना अम्मा। राम नाम का उद्घोष जैसे बस के साथ साथ चल उसका पीछा कर रहा था। वो अपने गहवर को और रोक नहीं पाई। दोनों हाथों से मुंह छिपा लिया, पर बड़ी चेष्टा से छिपाई गई सिसकी नहीं छिपी। उसी बुढ़िया ने बड़े स्नेह से उसकी पीठ पर हाथ धरा। के चेली सौरास जानो छी, अर्थात क्यों बेटी ससुराल जा रही हो क्या। वो चुप रही, पर वृद्धा बार बार अपना वही प्रश्न दोहराती रही। हाँ, उसने प्रश्न से मुक्ति पाने के लिए ही गर्दन हिला दी। आहा रे, किसके घर का उजाला किया है तूने चेली, मर्द सरकारी नौकरी में है क्या। हाँ, उसे भी वे घेर घुमावदार पहाड़ी मोड़ धक्का दे देकर वाचाल बना रहे थे। तभी तो मैं कहूँ किसी अफसर की ही घरवाली है ये, इतना सोना पहने है, क्यों री 4 तोले की तो होंगी। उसने फिर बड़ी अंतरंगता से उसकी चूड़ियों को सहलाकर ऐसे पूछा जैसे वर्षों से उसे जानती हो। यहाँ के सुनार की तो गढ़ी है नहीं, देसी सुनार की बनाई है ना। हाँ, तभी तो कहूँ, हमारे तो ये मरे पहाड़ी सुनार बस एक पहुँची बनाना ही जानते हैं, चाहे चूहा दंती बनवा लो चाहे मटर दंती। मेरे पास तो सतलड़ी है जी। उसने अपना पोपला मुंह उसके कानों में ऐसे सटा लिया जैसे सहयात्रियों ने सुन लिया तो चट बस रोक उतर पड़ेंगे और चूल्हे के नीचे गहरे तक गड़ी उसकी सतलड़ चुरा कर भाग जाएंगे। मेरे ससुर ने लैंसडॉन से बनवाई थी, पूरे 10 तोले की है। रामनवमी भी थी 7 तोले की, पर बहू को चढ़ावे में दी थी कि फिर वापस ले लूँगी। पर चतुर चौगरखियों की जनी मेरी वो बहू मेरे भी कान काट ले गई। लौटाना तो दूर, मेरे पिटार में धरे झुमके भी कानों में लटका बेशरम खीसे निपोर कर खड़ी होकर पूछने लगी, देखो ईजा कैसी लग रही हूँ मैं। तभी से बचा खुचा गहना चूल्हे के नीचे ऐसे गहरे गड्ढे में गाड़ कर रखाई कि पूरा घर भर भी खोदेगी तो नहीं ढूंढ पाएगी। फिर अपनी कार्यकुशलता पर वो स्वयं ही निछावर होती पटापट उसकी पीठ पर अपनी हथेलियां थपकाने लगी थी। क्यों चेली, कैसा है तेरा मर्द, तेरा ही सा गोरा उजला है या सांवला। इस दुनिया में अच्छी जोड़ियां देखने को ही कम मिलती हैं। अब मुझे ही देख, अब तो इस असौज में 70 पूरे कर लूँगी। जब ब्याह हुआ था तो 14 की थी। ऐसा रंग था कि छूने से भी मैला होता था। नाक तो अभी भी देख ही रही है। मेरी विदा हुई तो इजा मेरे ससुर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई थी। एक ही विनती है समधी जीव, बड़ी बान मतलब रूपसी है मेरी परू। इसकी डोली किसी पेड़ के नीचे मत बिसाने, मतलब विश्राम करने देना, भूत चिपट जाएगा। और मेरा दूल्हा। फिर अपनी बेमेल जोड़ी की सरस भूमिका बांधती वो वाचाल सहयात्रिणी उसे दुख के उन दुर्भय क्षणों में भी हंसा गई थी। सेब के बगीचों में जैसा पुराना कोट टोप पैंट पहने खबीस खड़ा करते हैं ना पहाड़ में, ठीक वैसा ही था। उस पर तुतलाता ऐसे था जैसे 2 साल का बच्चा हो। ला को रा कहता था, ग पगू पगू चग डूनू खुट्टी खेंगे। प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता था। शादी के दूसरे दिन मुझे अपने स्कूल की प्रार्थना सुनाने लगा, सकग बगमांड से न्यागा हमारा देश हिंदुस्तान। मैं समझ गई। मैंने कहा, पगू फूट गए तेरे भाग। पर दिल का बड़ा नेक है चेली, मुझे बहुत प्यार करता है। सास कंकाला थी, मुझसे लड़ती तो मेरा ही पक्ष लेकर मुझे बचा लेता।
एक से एक गहने गढ़वा दिए थे उसने। मैंने भी अपना पूरा कर्ज मैं सूद ब्याज के उतार दिया, उसे पूरे 7 बेटों का बाप बनाकर। चाहे अब 2 ही बचे हैं, नारायण और सदानंद। केहो ड्राइवर जीव, गर्म पानी कब आएगा? फिर पिलगट सा फटक उसने प्रसंग बदल दिया। क्यों, वहीं उतरना है क्या आपको? कालिंदी ने पूछा तो उसने हंसकर मुंह बिचका लिया। लो और सुनो, गर्म पानी भी कोई जगह है उतरने की? हमें तो हल्द्वानी उतरना है, हल्द्वानी। उसने ऐसे गर्व से कहा जैसे हल्द्वानी बम्बई से कुछ कम ना हो। वहाँ मेरा छोटा बेटा है सदिया। यही तो करती हूँ मैं, कभी बड़े बेटे नारायण के पास और कभी सदिया के पास। वहाँ जाकर बुढ़जीव को भेज दूंगी अल्मोड़ा, और जब अल्मोड़ा जाती हूँ तो फ़ौरन उनको हल्द्वानी का टिकट कटवा देती हूँ। एक साथ माँ बाप दोनों का भार क्या आजकल के बहू बेटे उठा पाते हैं? बेटों के पास बारी बारी से थोड़े दिन रहो तो वे भी खुश और हम भी खुश। कम से कम इतना तो सुनने को मिल ही जाता है चेली कि ईजा थोड़े दिन और रह जा, बाबू अभी यहीं बने रहो। और जहाँ हमेशा रहने को गए तो पड़ेंगे भेल में डंडे, मतलब नितंब में डंडे। पास बैठे सहयात्रियों को भी वाचाल वृद्धा की सरस उक्ति गुदगुदा गई। वह आमा, लाखे की बात कह गोछा हो, अर्थात वह दादी लाख की बात कह गई हो। अब प्रस्तुत हो गई कालिंदी का चेहरा लाल पड़ गया था। जी रया चालो जी रया, अर्थात जीते रहो बेटे, जीते रहो। अपनी उक्ति का समर्थन पाकर बुढ़िया ने आशीर्वादों की वृष्टि कर दी। फिर अधैर्य से कहने लगी, मर जाए ये गर्म पानी, आ भी नहीं रहा है। आए तो कुछ पेट में डालूं। वैसे बहू ने गुड़ पापड़ी, मतलब भुने आटे की मीठी पंजीरी साथ में रख दी है, पर गर्म पानी का खाना कौन छोड़ेगा? अब गंगा में कल्पवास के बाद मैंने चोखे झूठे का परहेज छोड़ दिया है चेली, पर अब उजड़ गई है गर्म पानी की दुकानें। आहा, नारायण के बाबू के साथ कैसी कैसी पूड़ियाँ खाई हैं यहाँ, या डबल पूड़ी, 2-2 सब्जियाँ, रायता और आलू के गुटके। अब तो नासपीटे दाल भात परसने लगे हैं, उस पर शराब की बोतलें सामने रख भकाभक भकोसते हैं अब पंत पांडे। नाक काट कर मुँह में ही धर ली है री हम बामड़ों ने। पर एक दुकान अभी भी बची है, वहीं ले चलूँगी तुझे। और उसके नाना करने पर भी वो जिद्दी वृद्धा उसे अपने साथ खींच ले ही गई थी। होटल के खुले खाने पर भिनकती मक्खियों को देखते ही उसका डॉक्टरी चित्त विद्रोह कर उठा था, पर बुढ़िया ने एक भी नहीं सुनी। उसका जी ही नहीं कर रहा था कि एक कौर उठाकर मुंह में धर ले। उधर बुढ़िया पूड़ियों पर पूड़ियाँ दागती चली जा रही थी। ले, तब से एक भी पूड़ी नहीं चट पाई तू, यह भी कोई खाना है? चढ़ी किसी भूख है क्या तेरी? मेरा नाम सचमुच ही चढ़ी है आमा, उसने हंसकर कहा तो वृद्धा ने मुग्ध होकर उसका चिबुक थाम लिया। आहा रे, कैसा ठीक नाम धरा है तेरे माँ बाप ने। सचमुच ही चढ़ी है तू, वैसी ही नाजुक सुंदर चहकती चढ़ी। कुछ ही घंटों का परिचय दोनों को प्रगाढ़ स्नेह सूत्र में बांध गया था। पहले कालिंदी का ही पड़ाव पड़ता था। वो उतरी और उतरने से पूर्व उसने उस आनंदी सहयात्रिणी के पैर छुए तो वो रोने लगी। देखो भगवान की माया, कुछ घंटे पहले तुझे देखा भी नहीं था और अब लग रहा है जैसे सगी नातनी ही ससुराल जा रही है। जा बेटी जा, अपने मालिक का भरपूर सुख भोग, सदा अपने ससुराल की लक्ष्मी बनी रहे, अखंड सौभाग्यवती पुत्रवती बने। दिल्ली पहुंचकर कालिंदी को लगा वो जैसे पूरे ब्रह्मांड का परिभ्रमण कर लौटी हो। बंद घर का ताला खोला तो पैरों में चिट्ठियों के अंबार की ठोकर लगी। माधवी की चिट्ठी? तब क्या वो भी कहीं चली गई थी? माधवी ने बड़े गुस्से में ही शायद उसे चिट्ठी लिखी थी। पूरे पत्र में उसने उसे केवल जली कटी ही सुनाई थी। वो उससे बिना मिले बिना कुछ बताए ऐसे चली जाएगी, ये कभी सोच भी नहीं सकती थी। अखिलेश के माता पिता उनकी विलंबित सगाई से बुरी तरह ऊबने लगे थे। उस पर अगले ही महीने उसके पिता की बाईपास सर्जरी भी थी। चाहते थे उससे पहले उनका विवाह हो जाए। इसी से उसे अचानक विवाह सूत्र में बंधना पड़ा। अपने आकस्मिक विवाह की सूचना देने वो सबसे पहले उसी के पास आई तो देखा उसके द्वार पर ताला लटका है। फिर हनीमून के लिए कश्मीर गए थे, अगले इतवार को लौटेंगे। तो माधवी लौट आई होगी, पर कहाँ होगी, अपने फ्लैट में या ससुराल में? दूसरे लिफाफे की विदेशी मोहर देखकर उसने उसे पलट कर देखा और जैसे हाथ में चढ़ा बिच्छू ही डंकते गया। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। डॉक्टर जोशी,
हिम्मत कैसे हुई उस नीच की? बिना पढ़े ही चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े कर उसने कूड़े की टोकरी में डाल दिया। जिस निर्लज्ज व्यक्ति को इतना भी विवेक नहीं रहा कि उसके मामा से वसूली गई अधूरे विवाह के बयाने की रकम जाने से पहले उन्हें लौटा दे, वो आज इतने महीनों बाद उसे पत्र लिख रहा है। क्या अब क्षमा मांगने ही वो पत्र लिखा था, या दहेज की रकम कुछ कम कर पुनः सेरा बांधने का मंतव्य देकर उसके लालची पिता ने पत्र लिखवाया था? अच्छा ही हुआ जो उसने बिना पढ़े ही फाड़ कर फेंक दिया। पढ़ती तो शायद वो रिश्ता घाव फिर खुल जाता, जिसे उसने बड़ी प्राणांतक चेष्टा से लगभग सुखा दिया था। दूसरे ही दिन उसे माधवी दिख गई। माधवी माधवी पुकारती वो उसे बधाई देने भागती भागती बढ़ गई। कांग्रेट्स माधवी, चुपचाप शादी भी कर ली और मुझे खबर तक नहीं दी, उसने हंसकर कहा। पर माधवी का चेहरा उसे देखते ही तमतमा गया। बहुत नाराज है ना तू? उसने बड़े लाड़ भरे स्वर में कहा। आई एम सॉरी, पर मैं बेहद होमसिक फील कर रही थी। तुझे बताती तो क्या तू मुझे जाने देती? अच्छा, अब गुस्सा थूक दे। कालिंदी, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्या हो गया था माधवी को? उसकी आवाज़ ऐसे क्यों कांप रही थी? मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। फिर वो तेजी से जाकर पेड़ों के घने झुरमुट में बनी उस बेंच पर बैठ उसकी प्रतीक्षा करने लगी, जिसे लड़कियां लवर्स कॉर्नर कहती थीं। माधवी, कह रही हूं ना, मेरा घर जाना बहुत ज़रूरी था। मामा कई बार। भाड़ में जाए तुम्हारे मामा। उसने कालिंदी को उसका वाक्य भी पूरा नहीं करने दिया। कालिंदी स्तब्ध खड़ी उसे देख रही थी। क्या हो गया था आज उसे? मामा को तो वो हमेशा देवता सा ही पूछती थी। मुझे अखिल ने सब कुछ बता दिया है। तुम्हें और कोई नहीं मिला कालिंदी, जो मेरे ही घर में डाका डालने चली आई, वो भी जब मैं घर पर नहीं थी? कालिंदी का चेहरा विवर्ण पड़ गया। माधवी, आर यू क्रेजी? कैसी बातें कर रही है तू? अब समझ में आया। माधवी के होंठ व्यंग से तिरछे हो गए। तूने उस दिन क्यों अखिल और उस नर्स को लेकर वो सब कहा था? मेरा उससे मन उखड़ जाए और तू अखिल को आसानी से लपक ले, यही सोचा था ना तूने? हतप्रभ कालिंदी अवाक होकर उसे देख रही थी। तो उस निर्लज्ज ने वही किया जिसका उसे डर था। अच्छा हुआ जो अखिल ने मुझे कश्मीर में कुछ नहीं बताया। कह रहा था, आई डिड नॉट वॉन्ट टू रूइन अवर हनीमून। मैं जब तुझे छोड़कर चर्च गई तो तूने मेरी सौत बनने उससे जकड़ लिया। आई से यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। मैं तो सोचती थी ऐसा हमारी हिंदी फिल्मों में ही होता है। अब वो बुरी तरह हाँफने लगी थी। उसका आकर्षक चेहरा कितना विकृत लग रहा था, कितना भयानक और कितना अनचीन्हा। माधवी, कालिंदी का स्वर शांत था। क्षण भर पूर्व किसी शैतान बच्चे के मारे गए पत्थर से विचलित नदी जैसे पूर्वत शांत और स्थिर बन गई थी। माधवी, तू अपने अखिल से जाकर पूछ कि किसने किसे पकड़ा था, मैंने या उसने? शट अप यू बिच। अपनी बेशर्मी ढकने को अब यही कहेगी? जी में आ रहा है। वो थरथर कांपती, कभी प्राणों से भी प्रिय अपनी उस सखी की ओर ऐसी आक्रामक मुद्रा में दांत पीसती बढ़ी कि लगा उसका मुंह ही नोच लेगी। जी में आ रहा है कि सबके सामने चीख चीख कर कहूँ, इसने आज तक आप सबको अपनी झूठी इमेज से छला है। लोगों को पता तो चले कि संगमरमरी मूर्ति की असलियत क्या है। सर्जरी में गोल्ड मेडल पाने वाली अपनी मधुर मुस्कान और एयर होस्टेस किसी चाल से मेडिकल इंस्टीट्यूट के हजार हजार हृदयों की धड़कनों को रोक देने वाली हमारी डॉक्टर पंत हैं क्या? मैन ईटर, नरभक्षिणी, जिसे किसी दूसरे के मुंह का ग्रास छीनने में कभी कोई आपत्ति नहीं हो सकती, आज मेरे मुंह का ग्रास छीनने का दुस्साहस किया है तो कल आपका छीनेगी। क्यों है ना? कह दे ये सब सच नहीं है, यही तो कहेगी अब। किंतु कालिंदी वैसे ही खड़ी थी, निर्विकार, निरुद्वेग, निसंशय। एक पल को उसका चेहरा अव्यक्त क्रोध से तमतमाया अवश्य, पर उसने उस मिथ्या अपवाद का खंडन करने में अपने विवेक का अपव्यय नहीं किया। इस मूर्ख अविवेकी प्रेमांध लड़की से बहस करना व्यर्थ था। वो पलटी और तेजी से चली गई। सामने से आ रहे अखिल से वो टकराते टकराते बची। वो स्वयं भी थमक कर खड़ा हो गया था। बाप रे बाप, मैंने तो सोचा कोई सुपरफास्ट ट्रेन ही पटरी से उतरकर धंसी चली आ रही है। क्यों डॉक्टर पंत, क्या बात है? कहाँ चली गई थी आप?
जब किसी शांत संयत अल्पभाषी व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसका वेग भी उतना ही प्रचंड, उतना ही दुर्धर्ष और उतना ही दुर्वह होता है। गेट लॉस्ट। उसने कहे तो दो ही शब्द, पर उसकी आंखों से निकलती लेजर की सी अदृश्य किरणों ने अखिल को झुलसा दिया। तुम नीच हो अखिल शर्मा, नीच, एकदम घटिया आदमी। किंतु उस निर्लज्ज व्यक्ति पर उसकी उस उक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो उसी निर्लज्ज मुग्ध दृष्टि से उसे आंखों ही आंखों में पीता एक प्रकार से उसका मार्ग अवरुद्ध कर खड़ा हो गया। क्या तुम जानती हो कालिंदी, तुम गुस्सा आने पर और भी सुंदर लगती हो। इसीलिए एक हितैषी मित्र की सलाह मानो तो कहूँगा अपने पुरुष प्रशंसकों पर कभी ऐसे अकेले निर्जन कुंड में डोंट लॉस योर टेम्पर। उसके दुस्साहस से बढ़े आ रहे हाथ को एक जोरदार धक्के से विलक कर वो तीर सी निकल गई। साहसी से साहसी नारी के जीवन में भी कैसे कैसे विकट परीक्षा के क्षण आ सकते हैं, इसका अनुभव उसे जीवन में दूसरी बार हो रहा था। किससे कह सकती थी वो ये सब? एकमात्र माधवी ही तो आज तक उसके दुख सुख की संगिनी थी, आज वही उसकी शत्रु बन चुकी थी और ये गुंडा उसे बदनाम करने पर तुला था। क्या करे, त्यागपत्र देकर मामा के पास चली जाए? नहीं, इतनी कमज़ोर नहीं थी वो। यदि वो चली गई तो ये पलायन उसका पक्ष दुर्बल ही करेगा। कमरे में जाकर वो बड़ी देर तक चुपचाप कुर्सी पर बैठी सोचती रही। पास के कमरे से मकान मालिकिन मिसेस वर्मा की तीखी आवाज़ सीधे उसकी कनपट्टी पर हथौड़े सी मारने लगी। ओफ, यहाँ भी शांति नहीं थी। कैसी विचित्र महिला थी शारदा वर्मा। विवाह को पूरे 40 वर्ष बीत चुके थे, पर इतने वर्षों में भी वो अपने निरीह पति से समझौता नहीं कर पाई थी। दिन रात दोनों असील मुर्गों से लड़ते रहते। वे देखने में जितनी ही करदय थीं, मिस्टर कुलभूषण वर्मा उतने ही सुदर्शन थे। यद्यपि निरंतर चले आ रहे गृह कलह ने समय से कुछ पूर्व ही उनकी सौम्याकृति को वृद्धावस्था की झुर्रियों से श्रीहीन कर दिया था, पर फिर भी गोरा गोल चेहरा देखकर कोई भी कह सकता था कि वे अपने यौवनावस्था में मजबूत कदकाठी के सुपुरुष रहे होंगे। होठों से सदाबहार हंसी 24 घंटे लगी रहती। बीच बीच में कंधे उचका उचका कर वे जैसे अपने बरबस दबाए गए व्यक्तित्व को सतर करने की चेष्टा करते रहते। विशेषकर दबंग पत्नी की उपस्थिति में उनका कंधे उचकाना कुछ अधिक ही प्रखर हो उठता। न कभी नौकरों को डांटते, न जोर से हंसते बोलते। कालिंदी देखती प्रायः ही वे अपनी बालकनी में धरे पौधों को सहलाते संवारते रहते। लगता जीवन में अब उनके यही पौधे एकमात्र आत्मीय रह गए हैं। एक बार तो उसने उन्हें बड़े गमले में लगे अपने गुलाबों से बातें करते भी सुना। अपनी हंसी रोकने वो पर्दे की आड़ में खड़ी हो गई थी। क्यों रे, तूने आज फिर दाढ़ी नहीं बनाई, ना मुँह ही धोया? वे गुलाब से कहे जा रहे थे और तब से पानी डाल उसे ऐसे सींच रहे थे जैसे सचमुच किसी आलसी प्रियजन का मुंह धुला रहे हों। देख बेटा, फूल और मनुष्य एकदम एक जैसे होते हैं। फूलों को काट छांट दो, पानी डाल नहला धुला दो तो वे अच्छे लगेंगे, नहीं तो ऐसे ही लगेंगे ना कि जैसे किसी ने दाढ़ी ना बनाई हो, आंखों में कीचड़ लगा हो। समझे बेटा? कुछ कुछ सठिया गए थे क्या? या कर्कशा पत्नी के कठोर शासन ने ही उन्हें फूल पौधों के इतने करीब खींच दिया था? शारदा वर्मा वास्तव में कभी उनकी साली थीं। सगी बड़ी बहन के साथ ही रहने आईं तो बड़ी बहन आसन्न प्रसवा थीं। एक तो माता पिता की मृत्यु ने शारदा वर्मा को अनाथ बना दिया था, दूसरे उनकी बदली भी उसी शहर में हो गई जहाँ बड़ी बहन थी। वो स्वयं किसी गर्ल्स कॉलेज में अर्थशास्त्र की प्राध्यापिका थीं। अर्थशास्त्र से कहीं अधिक सरस शास्त्र को पढ़ने पढ़ाने का सुअवसर चूके ऐसी मूर्ख नहीं थी शारदा। बड़ी बहन की दुरवस्था का पूरा लाभ उठा एक एक दिन स्वेच्छा से ही साली का पद त्याग वो सगे जीजा के हृदयासन पर विराजमान हो गई। बड़ी बहन जब चेती तो उसकी सोने की लंका जलकर खाक हो गई थी। वो भी आन बान की दिलेर औरत थी। तत्काल अपना बोरिया बिस्तर लपेट कुछ दिनों छोटी बहन मोना के हॉस्टल में रहीं, फिर कहाँ गई किसी को पता नहीं चला। तीनों बहनों में सबसे छोटी मोना ही जरा नैन नक्श में दुरुस्त थी। वो हॉस्टल में रहकर पढ़ रही थी। कभी कभी छुट्टियों में बहन के पास आती तो शारदा का कठोर अनुशासन उसे आंखों ही आंखों के संकेत से उठाता बैठाता। उसने स्वयं बड़ी बहन के सौभाग्य पर डाका डाला था
कहीं ये छोटी बहन उसके सौभाग्य पर भी किसी आरक्षित क्षण में डाका न डाल बैठे। एक तो वो आकर्षक थी, दूसरी उससे पूरे 10 वर्ष छोटी थी। फिर वो उन दिनों अजन्मी पुत्री का भार वहन किए एकदम ही नकली सी लगने लगी थी। हाथ पैर दुबले, किंतु उदर का उभार एकदम गगनचुंबी। फिर अपने पति पर उसे विश्वास कम ही था। एक तो मनुष्य का स्वयं का कलुषित अतीत उसे स्वभाव से ही शंकालु बना देता है, और कालिक तो उसके दामन में लगी ही थी। सगी बहन का घर तो उजाड़ कर रख ही दिया था। इसी से वो एक पल को भी मोना को अकेली नहीं छोड़ती थी। वो जानती थी कि कई महीनों से उसके पति के बुभुक्षित प्राण कभी भी अपने अनुभवी कलाबाजी से शोकशाली को प्रभावित कर सकते हैं। फिर इस बहन का विवाह भी तो उसे ही करना होगा। कभी कभी वो स्वगत भाषण करती, मरे माँ बाप को कोसने लगती। बिना आगा पीछा सोचे दनादन 3 बेटियां पैदा कर दी। न बीमा ही किया, न मकान ही छोड़ा। फंड तो चाट चूट ही गए, मकान भी गिरवी धर गए। अब निपटना तो हमें ही होगा। जीजी तो किनारा कर गई। पर जीजी को किसने किनारे पर पटक दिया था? ये प्रश्न उसके स्वार्थी मन को कभी एकांत में भी विचलित नहीं कर पाया। उसके कठोर अनुशासन से ऊब कर ही मोना ने धीरे धीरे आना छोड़ दिया। फिर एक दिन बिना किसी से कुछ कहे उसने अपना प्रेम विवाह रचा लिया। कट्टर परिवार का अनुशासन शारदा के अनुशासन से भी कड़ा था। संध्या 5 बजे ही रात का खाना निपटाना होता था। सास साध्वी बनकर किसी मंदिर में रहने चली गई थी। ससुर के मुंह में 24 घंटे पट्टी बंधी रहती, किंतु आंखों से वे देसी दुनाली बंदूक सा बारूद उगलते रहते। वैभव अनंत था, किंतु सुख भोग के लिए नहीं, केवल संचय के लिए। पति ऋषभ का अपना कोई अस्तित्व नहीं था। बाप कहे बेटा उठ तो उठे, और कहे बैठ तो स्वामी भक्त श्वान सा ही 2 पैर टेक चुप से बैठ जाए। वार्डरोब दर्शनीय थी, पर पहनने वाला था उतना ही अनाकर्षक। 100 नूर के कपड़े भी कभी उस 1 नूर के आदमी को नहीं संवार सकते थे। न जाने क्या देखकर मोना उस पर रीझी। शारदा ने पहली नज़र में भगनी पति को नापास कर दिया था। आजकल की लड़कियां क्या दूल्हे के चेहरे मुरे कद काठी पर रीझती हैं शारदा? वो उसी पर रीझी है जिस पर उसे रीझना चाहिए था। ऋषभ के बाप की बेशुमार दौलत, पति ने कहा तो शारदा बौखला गई थी। क्यों जी, मैं क्या तुम्हारी दौलत पर रीझी थी? कुलभूषण को उस प्रश्न ने गूंगा बना दिया था। उसी दिन नहीं, जब कभी उनकी पहली पत्नी दमयंती का प्रसंग उठता, एक गहन अपराध भावना उन्हें गूंगा बना देती। उस बेचारी के साथ तो उन्होंने घोर अन्याय ही किया था। जरा सा पैर फिसलने पर ही तो वे उस जानलेवा गहराई में लुढ़कते चले गए थे। पर किसने लुढ़काया था उन्हें? क्या प्रथम पत्नी की उदासीनता ने? नहीं, वो निसंदेह एक पतिपरायण आदर्श पत्नी थी। अब शक्ल सूरत तो अपने वश की बात होती नहीं, पर दिन रात उन्हें पान के पत्ते सा फेरती रहती थी। पता नहीं कहाँ होगी। हो सकता है स्वयं शारदा ने ही उसे। नहीं नहीं, ऐसी नीचता वो कभी नहीं कर सकती थी, वो भी सगी बहन के साथ। वो मानिनी तो स्वयं ही चुपचाप चली गई थी। ना आज तक उसने कोई कैफियत मांगी, ना मुआवजा। यहाँ तक कि छोटी बहन की प्रवंचना से स्तब्ध होकर वो अपना पूरा गहना भी लॉकर ही में रख एक चिरकुट लिख बहन के नाम छोड़ गई। मेरा सबसे कीमती गहना तो तूने ले ही लिया है बिट्टी, अब ये गहना भी तेरे लिए छोड़ गई हूँ। तब तक पहनना जब तक ये गर्दन न टूट जाए। सालों बीत गए, उसका कुछ पता नहीं लगा। फिर अचानक लंदन से लौटे उनके एक ममेरे भाई रंजन ने ही बतलाया, भाभी लंदन में है भैया, खूब मज़े में हैं। बीबीसी की हिंदी सर्विस में वर्षों से काम कर रही हैं। तुम्हारा बेटा भी हार्वर्ड में पढ़ रहा है, छुट्टियों में आया था। क्या गबरू जवान निकला है, एकदम तुम पर गया है। कुलभूषण का चेहरा एक पल को कागज सा सफ़ेद पड़ गया, पर शारदा के कठोर निर्विकार चेहरे पर कौतूहल की एक रेखा भी नहीं उभरी। वो चुपचाप बैठी स्वेटर बिनती रही। बैठे बैठे ही उसने फिर नौकर से चाय बना लाने को कहा। वो ऐसी कठिन परीक्षा की घड़ी में पति को एक पल के लिए रंजन के साथ नहीं छोड़ना चाह रही थी। क्या पता अचानक प्रकट हो गए पुत्र की ममता कहीं हाथ पैर मार बिछड़े बेटे को भारत ही न बुला बैठे। कुलभूषण रंजन के जाने के बाद एकदम ही गुमसुम हो गया है। देख, शारदा ने उसे हंस हंस कर खूब आड़े हाथों लिया था। क्यों, बहुत ममता उमड़ रही है क्या अनदेखे बेटे पर? हो आओ ना एक बार, छाती से लगा कर कलीजा ठंडा कराओ। हाँ भाई, हम तो तुम्हें बेटे का बाप नहीं बना सकी, पर अब तो उम्र भी नहीं रही। सुनते हो, ऐसे मुंह लटका कर बैठने से अच्छा है चले ही जाओ।
कल सुबह ही रंजन वापस जा रहा है, कुछ गिफ्ट विफ्ट भिजवाना हो तो। चुप करो शारदा, फॉर हेवंस सेक लीव मी अलोन, कहकर घूमने निकल गया और रात तक नहीं लौटा। तो शारदा जैसी साहसी जीव भी घबरा गई थी, कहीं सचमुच उसे छोड़कर चला ही न गया हो। और तो वो कुछ उल्टी सीधी नादानी कभी नहीं कर पाएगा। इतने वर्षों के साहचर्य ने शारदा को निरीह पति की एक एक निर्दोष बोटी से परिचित करा दिया था। बहुत हुआ तो कहीं एकांत में बैठ दो चार आंसू बहा लेगा। वो जानती थी कि उसे कोई और नहीं और उस बेचारे को कोई ठौर नहीं। खोटे सिक्के सा उसी के पास लौट आएगा। वही हुआ। घंटी सुनकर उसने दरवाज़ा खोला तो पिटे हुए हारे जुआरी सा कुलभूषण नतमस्तक खड़ा था। शारदा भी एक ही घाक थी, कब जबान खोलनी चाहिए और कब होठों पर चुप्पी का अलीगढ़ी ताला लटका लेना चाहिए वो खूब जानती थी। उसने एक भी शब्द नहीं कहा, पर रात के खाने में उसने सचमुच ही कलछुल तोड़कर रख दी थी। 56 व्यंजन परसकर ही पति के सामने नहीं धरे, उसकी एक एक पसंद को थाली में 2 के पहाड़े सा रटकर उलट दिया। फिर कभी वो दुखदाई प्रसंग उसने उठने ही नहीं दिया। अपनी बड़ी जीजी को जानती थी, वो प्राण रहते कभी भी इस त्यक्त पति ग्रह की देहरी नहीं लांघेंगी, न कभी अपने अधिकार मांगने ही उसके सामने हाथ फैलाएंगी। उसकी गृहस्थी का जीर्ण खटारा एक बार फिर अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगा था। इसी बीच टेनेंट बनकर कालिंदी वहाँ आ गई थी। पहले उस सुंदरी टेनेंट को देखते ही शारदा ने सहमे खरगोश की तत्परता से चौकन्नी हो कान खड़े कर लिए थे। जिसने जीवन में स्वयं किसी को निर्ममता से छला हो, उसे फिर सदा यही आशंका जीवन भर त्रस्त करती रहती है कि कोई उसे न छल ले। फिर माधवी ने उन्हें बहुत समझाया था, पर वे बार बार उसके प्रस्ताव का खंडन करती रहीं। ना बाबा ना, मैं दिल्ली की लड़कियों से बेहद डरती हूँ। क्या पता नशा वशा करती हो और दिन रात मुझे कुंवारे छोकरों और भकुए रणुओं की भीड़ यहाँ जमी रहे। इस उम्र में अब हम यह आफत मोल नहीं ले सकते। हाँ, तुम होती तो दूसरी बात थी। माधवी उनकी पुत्री रंजना के स्कूल की सहपाठिनी थी। कैसी बातें करती हैं वर्मा आंटी, कालिंदी ऐसी लड़की नहीं है, उसे तो बस अपने काम से मतलब रहता है। मैं पूरा जम्मा लेती हूँ आंटी, वो कभी कोई ऐसी बात नहीं होने देगी जिससे आपको तकलीफ हो। और वो दूसरे ही दिन वहाँ रहने आ गई थी। ठीक वैसा ही सुघड़ फ्लैट था जैसा वो चाहती थी। नाम की बरसाती थी, पर था अच्छा भला कमरा। सामने खुली बालकनी, साफ सुथरा टाइल्स लगा बाथरूम और बालकनी से लगा सनोवर का ऊंचा सा पेड़ जो सामान्य सी हवा का आभास पाते ही विजना डुलाने लगता। एक बार कॉलेज के मुशायरे में उसके एक प्रशंसक सहपाठी अर्श तैमूरी ने बार बार उसकी ओर देखकर अपनी कविता पढ़ी थी। सनोवर के सहारे आसमां पे चांद सोता था, कोई कमरे में मेरे सिसकियां ले ले के रोता था। हैदराबाद से आया वो लजीला युवक महीनों तक उसके पीछे छाया सा डोलता रहा था। एक ही बार बड़े साहस से उसने उसे मार्ग में रोक अपने मौन प्रणय निवेदन का अर्घ्य अर्पित करने की व्यर्थ चेष्टा की थी। डॉक्टर पंत, कहिए, वो मुस्कुराकर खड़ी हो गई थी। जी कुछ नहीं, टाइम पूछ रहा था। वो लाल पड़कर हकलाने लगा था। ओह, पर आप शायद भूल गए हैं, घड़ी तो आपके हाथ में भी बंधी है। उसने हंसकर कहा तो वो और भी घबरा गया। सॉरी, सचमुच ही भूल गया था मैं। फिर वही उसके प्रणय निवेदन का आरंभ और अंत बन गया था। माधवी ने ही शोध कर उसे बतलाया था कि वो अब अमेरिका में है। शारदा हमेशा बहुत दूर की सोचती थी। इधर कुछ वर्षों से उसे उच्च रक्तचाप रहने लगा था, उस पर डायबिटिक भी थी। हर महीने ब्लड शुगर नपवाने 80 रुपये खर्चने पड़ते थे। सोचा चलो एक डॉक्टरनी 24 घंटे घर पर रहेगी तो ब्लड भी ले लेगी और जचवा कर ब्लड रिपोर्ट भी ले आया करेगी। ब्लड प्रेशर नापने के 2 यंत्र तो वो स्वयं ही विदेश से खरीद कर ले आई थी। यही छोकरी डॉक्टरनी जांच लिया करेगी। उच्च रक्तचाप के मरीज तो कुलभूषण भी थे, पर पति की अधेड़ अविवेकी भुजा पर पट्टा बांध सुंदरी जवान डॉक्टरनी को थमा दे, ऐसी मूर्ख नहीं थी वो वहाँ थामेगी तो रक्तचाप तो उसके स्पर्श से ही बढ़ जाएगा। पति को कई बार मुग्ध दृष्टि से कालिंदी को देखते हुए पकड़ चुकी थी। कैसी मूर्ख थी वो। रसिक पति के जिस प्रमदा प्रिय चित्त से उसका स्वयं परिचय था, वो रस का स्रोत तो कब का सूख चुका था। फिर कुलभूषण को कालिंदी उनकी बिछुड़ गई लाडली रंजना की ही याद दिलाती थी। इसी से वो मौका पाते किसी न किसी बहाने उससे बतियाने स्वयं चले जाते।
ऐसे ही इसने सिक्त प्रहार से रंजना भी तो उन्हें सम्मोहित कर लेती थी। एक कप कॉफ़ी बना लाऊं, पियोगे पापा? ठीक वैसी आवाज़ में एक दिन कालिंदी का पूछा गया प्रश्न सहसा उनका कलेजा कचोट गया था। वो अपनी नाइट ड्यूटी से लौट स्वयं कॉफ़ी बना बालकनी में खड़ी पी रही थी कि वे पहुंच गए थे। एक प्याला कॉफ़ी लेंगे सर, बना लाऊं? नहीं नहीं डॉक्टर पंत, मैं तो आपको ये किताब देने आया था। कामों की प्लेग पढ़ी है आपने? पढ़िएगा, आपको अच्छी लगेगी। फिर तो बड़ी देर तक वे उस शांत सौम्य लड़की से बातें करते रहे थे। ऐसे अमूल्य एकांत के क्षण उनके जीवन में बहुत कम आते थे। 24 घंटे शारदा हाथ में हंटर लिए उनके पीछे पीछे घूमती रहती थी। ये धुली कमीज क्यों पहन ली? कल ही तो बदली थी। मोना अपना छाता यहाँ भूल गई थी। कितनी बार तुमसे कहा था कि ग्रेटर कैलाश जाकर उसे लौटाओ, पर नहीं गए। आज जॉगिंग को भी नहीं गए। आई प्रेज्यूम क्या होता जा रहा है आपको? हर वक्त हाथ में किताब। अब ये कोई उम्र है पढ़ने की? आंखों में कैटरेक्ट उतर आया है, कहा है ना डॉक्टर ने। कभी कभी उग्र तेजी पत्नी के निरंतर कोचे जाने पर वो शांत निरीह व्यक्ति भी झल्ला पड़ता। क्यों, पढ़ने की भी कोई उम्र होती है क्या? तुमसे तो नहीं कहता ना पढ़ने को। अजी जाओ, बहुत देखे हैं ऐसे कहने वाले। हमने क्या कम पढ़ा है? सुनो, आज मोना डिस्पेंड करने आ रही है। कल ब्रॉयलर ले आओ। बेचारी को अपनी जैनी ससुराल में तो कुछ मिलता नहीं खाने को। कभी कभी कुलभूषण भी छौंक लगाने में अपनी सुप्त परिहास रसिकता को झकझोर कर चैतन्य कर लेते। अरे निरामिष ससुराल में कुछ नहीं मिलता बेचारी को तो कहो 10-5 दिन हमारी रंजना के पास पाकिस्तान चली जाए। वो भी मौसी को देखकर खुश हो जाएगी और तुम्हारी बहन भी जी भर का टिक्का पसंदा बिरयानी खा आएगी। सुनो जी, सुनाना है तो अपनी उसे सुनाओ जाकर। किसे? वही जिसकी खिड़की खुलते ही तुम्हारी आंखें वहां चिपक जाती हैं, तुम्हारी डार्लिंग टेनेंट डॉक्टर पंत। क्षण भर पूर्व दीवार भेद कर आ रहे कुलभूषण की चुटकी सुन कालिंदी के होंठों पर आई क्षणिक हंसी फिर उसी त्वरा से सूख गई थी, जैसे गर्म तवे पर छनछनाती पानी की बूंद। छी छी, कैसी ओछी बात कह गई थी वे। उसके पिता की उम्र के मिस्टर वर्मा को लेकर ऐसी घटिया बात उनके दिमाग में आई कैसे? क्या अविवाहित नारी की सदा यही नियति बनी रहती है? जिससे चाहा उसका नाम जोड़कर उछाल दिया। एक बार जब उसके विवाह का प्रसंग उठा था तो वो भड़क गई थी। वो बिना देखे पात्र परखे किसी अनजान व्यक्ति से विवाह नहीं करेगी, और विवाह करे ही क्यों? मामा, बड़ा आश्चर्य होता है कि आप भी अम्मा की तरह यही सोचते हैं कि बिना विवाह किए कोई लड़की जी नहीं सकती। मैं विवाह को कभी जरूरी नहीं मान सकती। अपने पैरों पर खड़ी होने का साहस है मुझ में और योग्यता भी है मामा। जानता हूँ चढ़ी, जानता हूँ, ये भी जानता हूँ कि तू कभी किसी के अंकुश से दबना नहीं चाहती। तुझमें यदि अपनी योग्यता का, अपनी क्षमता का अहंकार है भी तो वो झूठा अहंकार नहीं है। पर देख बेटी, पुरुष और नारी में एक अंतर अवश्य है। एक दूसरे से उनकी तुलना करना मूर्खता है, क्योंकि ना नारी को पुरुष से बड़ा सिद्ध किया जा सकता है, ना पुरुष को नारी से। दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। मैं नहीं मानती। देख बेटी, नारी में यदि अहंकार है भी तो वो एक ना एक दिन उसके उस अहंकार को शासित करने वाले की स्वयं कामना करने लगती है, स्वयं का प्रभुत्व चाहती है। पर जीवन के एक पड़ाव पर आकर किसी का प्रभुत्व भी स्वीकार करना चाहती है, भले ही वो पति हो, पुत्र हो, जमाता हो या पिता हो, भाई हो। ये दुर्बलता नारी की मज्जागत दुर्बलता है चढ़ी। यदि वो प्राण प्रण चेष्टा से प्रकृति से विरोध भी करती है तो उसके भीतर की छटपटाहट उसे पल पल पर पराजित करने लगती है। इसीलिए मैं विवाह को एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी मानता हूँ चढ़ी। एकाकिनी संगी विहीन नारी फिर जीवन के सूर्यास्त से पहले ही धीरे धीरे नारी का लालित्य खो बैठती है। मैं नहीं चाहता कि तू भी वैसी ही बन जाए और लोग तेरी ये कह कह कर प्रशंसा करें कि देखो कैसे अद्भुत जीवट की लड़की है, क्या हिम्मत से जिंदगी से जूझी है ये मर्दानी लड़की। तभी वो मामा का तर्क सुनकर जोर से हंस पड़ी थी, पर आज हंस नहीं पा रही थी। कभी कामार्थ अखिलेश शर्मा, कभी उसकी मोहांध सखी, कभी अर्श तैमूरी, और आज ये शक्की मिसेस वर्मा। मिस्टर वर्मा तो प्रायः ही उसे बतियाने चले आया करते थे। एक दिन तो उसकी मेज पर ढेर सारे फूल भी रख कर रख गए थे। देखता हूँ तुम्हारे कमरे में कभी फूल नहीं रहते। मेरी रंजना को
फूलों का बेहद शौक था। नित्य उसके लिए बेड़ी लानी होती थी। क्यों बेटी, तुम्हारे लिए भी ले आया करूं, लगाओगी? जी नहीं, मैं कभी नहीं लगाती। उसने घबरा कर वो उदार प्रस्ताव वहीं फेर दिया था। मिसेस वर्मा ने देख लिया तो वेणी सहित उसका सर ही भाले पर लटका सरेआम घुमा देंगी। अखिल और माधवी तो उसे बदनाम करने पर तुले ही थे। मिसेस वर्मा ने भी कुछ कह दिया तो आग में घी पड़ जाएगा। इधर वो काम पर जाती तो उसे लगता सब उसे ही देखकर हंस रहे हैं। क्या पता अखिलेश ने पलीता लगा ही दिया हो। माधवी और उसे सब सियामीज ट्विंस कहते थे। इधर जैसे किसी अदृश्य दक्ष शल्य चिकित्सक ने उन्हें बड़ी बेरहमी से विलग कर दिया था। माधवी उसे देखती भी तो बड़ी अवज्ञा से मुंह फेर लेती, और अखिल को तो उसने फिर उस घटना के बाद देखा ही कहाँ। जिस दिल्ली में कभी उसके प्राण बसते थे, उसी से बाहर निकल कहीं दूर भागने को अब उसके वही प्राण छटपटाने लगे थे। दिन भर तो काम में कट जाता, पर घर लौटकर कमरे का ताला खोलती तो उसे लगता वो किसी कैद खाने में लौट आई है। ऐसी असहाय विवशता ने पहले उसे कभी ऐसे व्याकुल नहीं किया था। माधवी के अप्रत्याशित व्यवहार ने उसे जैसा आघात दिया था, उसे वो भूल नहीं पा रही थी। जहाँ रात को पलंग पर लेटती उसे लगता बड़ी बड़ी आंखों से आग बरसाती माधवी उसे भर्त्सनापूर्ण दृष्टि से देखती उसके सिरहाने खड़ी हो गई है। कभी कभी वो बिस्तर छोड़ खिड़की खोलकर खड़ी हो जाती। वो सड़क शायद दिल्ली की सबसे मुखर सड़कों में से एक थी। चौराहे का एक मोड़ सीधे हवाई अड्डे तक जाता था। इसी से रात आधी रात निरंतर कारों का तांता लगा रहता। जानबूझकर ही तो उसने इधर मामा को चिट्ठी नहीं लिखी थी। मामा को जानती थी कहीं भूले से भी भांजी की यत्न से छिपाई गई वेदना चिट्ठी में रेंग गई तो वे फौरन उसे खींचकर घर ले चलेंगे। कुछ ही महीनों में उसका सहज स्वच्छंद जीवन कैसे उलट पुलट गया था। जीवन और मृत्यु की जटिलता, अपमान, दुख, सुख, शांति का अभाव बोध, क्या क्या नहीं देख चुकी थी वो। गर्मियों की छुट्टियों में अभी पूरा एक महीना बाकी था। इस बार जैसे ही कड़ाके की ठंड पड़ी थी, ऋतु परिवर्तन उसी होड़ में आग बरसाने लगा था। अप्रैल आधा भी नहीं बीता था, पर पेड़ों के पत्ते किसी क्रूर दैवीय आदेश से धमक कर सहम गए थे। हवा का एक झोंका भी नहीं। उधर बिजली का पंखा मेहताब आतिशबाजी किसी गर्म फूतकार से प्राण कपाए दे रहा था। शारदा की छोटी बहन मोना बड़ी बहन के साथ डिस्पेंड करने आई थी। इतवार की छुट्टी में वो अलस पड़ी कुछ देर से ही उठी थी और दोनों बहनों का एक सा कंठस्वर स्पष्ट हो कानों में हथौड़ा पीटने लगा था। जब वो कार से उतरी तो वो कार का शब्द सुनकर खिड़की पर खड़ी हो गई थी। कहीं सब कुछ भूल बिसर अपनी मारात्मक भूल पर पछताती माधवी तो नहीं आ गई। शब्द तो उसी की मारुति का था, रंग भी वही। फिर उस अपरिचिता को देखते ही वो स्वयं हट गई थी, पर दोनों ने उस संक्षिप्त झलकी में भी एक दूसरे को देख ही लिया था। मोना अपनी बड़ी बहन की तुलना में निश्चित रूप से अधिक आकर्षक थी। बड़े सलीके से पहनी गई फिरोजी ऑर्गेंडी की साड़ी, उसी से मेल खाते स्लीवलेस ब्लाउज से निकली उसकी पुष्ट गोरी भुजाएं और आंखों में धूप का चश्मा। एक भुजा पर सोने का मोटा अनंत था। नाभि स्पर्श करती सोने की दुलड़ी चेन ऐसे झकाझक दमक रही थी जैसे अभी अभी किसी झवेरी के शोकेस से निकाल गले में डाली हो। प्लग किए गए भ्रू भंग को धनुष की प्रत्यंचा सा उठा उसने कालिंदी की ओर ही पहला तीर साधा था। वयस 40 की ऊपर ही होगी। शरीर मेदाक्रांत ना होता तो 27-28 की लगती, पर उन्नत उदर और प्रशस्त कटी के बीच झूल रही मेद की दोहरी तिहरी परतों ने शरीर की प्रौढ़ वहसंधि को कुछ अधिक ही प्रखर बना दिया था। अठन्नी के आकार की दक्षिणी कंकु की बिंदी चेहरे को और प्रफुल्ल बना गई थी। जीजी, तुम्हारी टेनेंट इज गुड लुकिंग। तुमने कभी फ़ोन पर भी नहीं बताया। जिया जी को बचा कर रखना, समझी। और फिर दोनों बहनों की सस्ती चुहल के उत्तर प्रत्युत्तर सुन वो मनीमन खींच उठी। आज ही मरना था इसे। इतवार की छुट्टी भी गई। तेरी बातें बचाऊं कैसे, जब देखो तब बालकनी में खड़े रहते हैं। कल मैं नर्सरी से कुछ पौधे लेने गई। मंगू से कह गई थी कि साहब को 4 बजे चाय दे देना। तुझे तो पता है तेरे जीजा को ठीक 4 बजे चाय चाहिए। मैंने लौटकर मंगू से कहा, क्यों रे, साहब को चाय दे दी थी? तो हरामजादा हंसकर कहने लगा, जी माँ जी, मैं तो 3:45 ही चाय देने आ गया था, पर साहब तो बरसाती वाली मिस साहब के कमरे में चाय पी रहे थे। मैं फिर क्वार्टर में जाकर सो गया। मेरी समझ में एक बात नहीं आई जीजी, बुरा ना मानो तो कहूँ। अब क्या बुरा मानूंगी, कभी क्या तेरी किसी बात का बुरा माना है?
मैं जब तुम्हारे साथ थी तुम जीजा के मुंह में थोबड़ा बांधे उनके साथ साथ रहती थी। मेरा भी विश्वास नहीं था तुम्हें। अब इस बला को क्यों पाल लिया? आखिर कितना किराया मिल जाता है तुम्हें? एंड वाई डू यू नीड इट? कालिंदी और नहीं सुन सकी। वो जिन कपड़ों में थी उन्हीं में बाहर निकल गई, निरुद्देश्य। जहाँ दोनों पैर ले जाएं वहीं चली जाएगी और तभी लौटेगी जब ये दोनों बहनें बिछुड़ जाएंगी। जब कभी उसका विभ्रांत चित्त अशांत होता वो अपनी उसी निभृत वनस्थली में जाकर घंटों बैठी रहती। दूर दूर तक चिड़ी का बच्चा भी नहीं, बस गर्मी की वही चिड़िया बीच बीच में उस स्तब्धता को भेदती टहूक उठती। टुट टुटटी टुट टुटटी। कभी माधवी ने इस चिड़िया का नाम धरा था इम्तिहान की चिड़िया। जहाँ वो बोलना आरंभ करती 3-4 दिन के बाद ही परीक्षा का नोटिस निकल आता। जन कोलाहल से अछूती ऐसी कोई जगह दिल्ली में हो सकती है क्या? कोई कभी सोच भी सकता था? कभी कभी अवसन्न चिताओं की धुंधली क्षीण धूम्र रेखा अगरबत्ती के धुएं सी कुंडली मारती शून्याकाश में विलीयमान हो जाती। बहुत दूर से आती, कभी ऊंची और कभी धीमी करुण गूंज, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। घर लौटी तो मिसेस वर्मा की बहन अपनी जैनी ससुराल में लौट चुकी थी। उसका कमरा पूर्ववत शांत बन गया था। दिन का खाना वो कैंटीन में खाती थी। रात को कभी सैंडविच खा लेती, कभी सूप ही पीकर सो जाती। एक बार मिस्टर वर्मा ने उससे कहा भी था, इस उम्र में तो बड़ी भूख लगती है डॉक्टर पंत, तुम सैंडविच खाकर ही कैसे रह लेती हो? रात का खाना हमारे साथ क्यों नहीं खा लेती? हमें तो खुशी ही होगी। रंजना के जाने के बाद अकेले खाना अच्छा नहीं लगता, क्यों है ना शारदा? उन्होंने बड़ी ललक से समर्थन के लिए पत्नी की ओर देखा, पर शारदा केवल एक भावहीन हूँ कहकर भीतर चली गई थी। थैंक यू अंकल, उसने बड़ी विनम्रता से उनका प्रस्ताव तत्काल फेर दिया था। मेरी ड्यूटी कभी दिन की रहती है, कभी रात की, फिर मुझे रात को हल्का खाने की आदत पड़ गई है। उसी रात को फिर उसने मिस्टर वर्मा को उनके औदार्य के लिए पुरस्कृत होते हुए भी सुन लिया था। आधी रात तक मुन्न मुन्न लगा शारदा ने ना उसे सोने दिया ना पति को। तुम्हारे दिमाग में क्या अभी गोबर भरा रह गया है जी? ना जाने कैसे फॉरेन सर्विस में आ गए। कौन कहेगा तुम फर्स्ट सेक्रेटरी रह चुके हो? क्या ज़रूरत थी उससे कहने की कि रात का खाना हमारे साथ खा लो? मान लो छोकरी हाँ कर देती तब? अच्छा शारदा, प्लीज़ अब सोने दो। तुम जानती हो कि इस कमरे की हर फुसफुसाहट बगल के कमरे में बड़ी आसानी से पहुंच जाती है। उसे तो सोने दो, मुफ्त में नहीं रहती है, किराया देती है, समझी? दिन भर खटकर थकी मांदी लौटती है बेचारी। अच्छा, तो अब वो बेचारी भी हो गई है? मैं ही हूँ उल्लू की पट्टी? क्यों? मुन्ना ठीक ही कह रही थी कि जीजी, मर्द तो कुत्ता होता है, कुत्ता। जहाँ मांस की बोटी दिखी वहीं नथुने फड़कने लगते हैं उसके। फिर सिसकियों पर सिसकियाँ। खटर पटर करते मिस्टर वर्मा का तकिया लेकर सोफे पे सोने चले जाना। सब कुछ ना देखने पर भी वो कानों ही कानों से देख रही थी। नहीं, जैसे भी हो उसे अब ये फ्लैट छोड़ना ही होगा, भले ही उसी मरघट में क्यों ना सोना पड़े। कहीं सिर छिपाने की जगह नहीं मिली तो वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल तो था ही। दिन भर वो रहती कहाँ थी? रात ही काटने का तो प्रश्न था। फिर उसी के एक मरीज ने उसके लिए एक एकदम नया बना फ्लैट ढूंढ दिया। किराया कुछ अधिक था, पर उस स्वतंत्र फ्लैट के लिए वो अपनी पूरी तनख्वाह लुटा सकती थी। शारदा वर्मा के ग्रे हाउंड की सी संधानी आंखों से तो मुक्ति मिलेगी। उसने जब अपने प्रस्थान की सूचना देकर किराए की अग्रिम राशि शारदा को थमाई तो उसका चेहरा खिल उठा। वहीं पर बैठे मिस्टर वर्मा आश्चर्य से उसे देखते रहे। फिर भावावेश में उठकर उन्होंने उसके दोनों हाथ थाम लिए। नो नो डॉक्टर पंत, यू कैन नॉट लीव अस। दबंग शक की पत्नी की उपस्थिति भी वे अपनी उत्तेजना में पल भर को भूल गए। फिर उन्होंने स्वयं ही आत्मस्थ हो उसके हाथ छोड़ दिए। शारदा की कठोर दृष्टि उन दोनों के चेहरों पर निबद्ध थी। लग रहा था वो मूर्ख अविवेकी पति को खींचकर चाटा जड़ देगी। उसके दोनों होंठ काठिन्य से भिजे थे। बरबस उन्हें दांतों से दबाकर जैसे अपने क्षुब्ध चित्त की भड़ास प्राण प्रण से रोक रही थी। मेरे पाप कटे, अब जा ही रही है चुड़ैल तो क्यों अपनी जबान खराब करूं? वो मन ही मन बड़बड़ा रही थी, पर अब तक एक शब्द भी नहीं बोली थी। ना उसने उससे रुकने का आग्रह किया, न यही पूछा कि आखिर वो जा क्यों रही है। आप लोगों ने मुझे बहुत आराम दिया।
कालिंदी ने एक बार भी शारदा वर्मा की ओर दृष्टि नहीं उठाई। वो तो केवल मिस्टर वर्मा को ही संबोधित किए जा रही थी। मैं रात आधी रात आती थी, आपको बराबर डिस्टर्ब भी करती रही, पर आपने कभी कुछ नहीं कहा मुझे। अब जो फ्लैट मिला है वो इंस्टीट्यूट से वॉकिंग डिस्टेंस पर है अंकल। यहाँ से मुझे बहुत दूर जाना पड़ता था, फिर दो दो बसें बदलनी पड़ती थीं। इस रहस्यमयी लड़की के अंतर की था अंतरंगता के बावजूद कुलभूषण वर्मा कभी ले नहीं पाए थे। आतप म्लान कुमुदनी से चेहरे पर बीच बीच में विषाद का घन घुम्मर मेघखंड क्यों उतर आता था? इस उम्र में तो उनकी रंजना पहनने ओढ़ने के पीछे दीवानी रहती थी। कहीं नुमाइश लगती तो नादान बच्ची सी मचलने लगती और हजारों की साड़ियाँ लाती, पर इस लड़की को तो ना पहनने ओढ़ने का कोई शौक था, ना इधर उधर घूमने फिरने का। गले में एक सोने की चेन, हाथ में सोने की 4 चूड़ियाँ और दूसरे हाथ में एक खूबसूरत मर्दानी घड़ी। श्रृंगार ने जैसे असमय ही वैराग्य धारण कर लिया था। कहीं ना कहीं इस गरीब ने गहरी चोट खाई है। थोड़े दिन और रुक जाती डॉक्टर पंत, उन्होंने चिरौरी की। इस 20 तारीख को रंजना भी आ रही है, आप उससे तो मिल लेती। आप चिंता ना करें, हंसकर उसने पहली बार मुंह फुलाए खड़ी शारदा की ओर दृष्टि उठाई। मैं शहर छोड़कर थोड़े ही न जा रही हूँ, आती रहूँगी, और गर्मी की छुट्टी में पहाड़ गई तो बिना आपसे मिले नहीं जाऊँगी। उसके जाने के बाद बड़ी देर तक कुलभूषण वर्मा उसी जगह उसी मुद्रा में खड़े रह गए। कुछ ही दिनों में कितनी अपनी लगने लगी थी ये लड़की। पति की उदास दृष्टि देख शारदा के हाड़ मांस में दप से आग दपक उठी। क्यों जी? उसने उन्हें कोहनी मारकर सचेत किया। उसी के साथ जाने का इरादा है क्या? चले क्यों नहीं जाते? भरी जवानी में तो 2 का सुख भोग ही चुके हो, अब बुढ़ापे में तीसरे को भी बरत लो। कंकाला पत्नी की निरर्थक बकर बकर का कोई उत्तर दिए बिना वे चुपचाप निकल गए। आज सचमुच उनका मन बहुत अशांत था, कहीं भी मन नहीं लग रहा था। वर्षों से गहन अंधकार में डूबे हृदय काश में जो अचानक एक स्थिर निष्कंप प्रदीप की लौ दब से स्वयं जल उठी थी, वो आज उसी तेजी से स्वयं बुझ गई थी। उन्हें लग रहा था उन्होंने जीवन की कोई बहुमूल्य वस्तु सदा के लिए खो दी है। अब वो क्या कभी उन्हें याद भी करेगी? हुआ भी यही। अपने नए फ्लैट को संवारने में कालिंदी सचमुच ही उन्हें भूल गई। फ्लैट किसी IAS ऑफिसर का था। कालिंदी के आने के एक दिन पहले ही स्वयं गृहस्वामी आकर उसमें बिजली पानी की फिटिंग करा गया था। एकदम छोकरा सा वो अफसर उसे चाबी थमाकर कहने लगा था, मुझे बड़ी खुशी है कि आप इसे ले रही हैं। मेरी पत्नी भी यही चाहती थी कि बाल बच्चों वाला परिवार यहाँ ना आए। मैं तमिलनाडु काडर का हूँ, दिल्ली कभी आया तो भी आप निश्चिंत रहें, मैं इसमें रहने नहीं आऊँगा। एक तो ये हमारे लिए छोटा पड़ेगा, दूसरा मेरी पत्नी को हमेशा खुले कमरों में रहने की आदत है। कहती है पिंजरेनुमा फ्लैट में कभी नहीं रह पाएगी। मुझे पिंजरे ही में रहना अच्छा लगता है मिस्टर सक्सेना, आप चिंता न करें। उसने हंसकर उसे आश्वस्त किया तो वो विचित्र दृष्टि से उसे देख गंभीर स्वर में कहने लगा, आप है भी तो पिंजरे में ही रखने की चीज़, बशर्ते पिंजरा सोने का हो। कालिंदी सकपका कर बाहर निकल आई थी। पुरुष की इस दृष्टि को पहचानना तो वो अब सीख चुकी थी। इस अरण्य में बने इस एकांत फ्लैट में कुछ कर बैठा तो उसकी चीख भी कोई नहीं सुनेगा। लगता है आप डर गई डॉक्टर पंत। वो फिर हंसता हुआ स्वयं ही बाहर निकल आया। पर आई अश्योर यू आई एम ए वेजिटेरियन। वो गया तो उसकी सांस में सांस आई। इतनी दूर इस जंगल में आकर बसना क्या उसके लिए उचित था? पर दूसरे ही दिन एक गुजराती परिवार उसके बगल के फ्लैट में आकर बस गया। 3-4 दिन बाद और एक, फिर और एक। धीरे धीरे नंदन बिहार आबाद होने लगा। तभी उसे मिस्टर वर्मा की याद आई थी। कैसी अकृतज्ञ थी वो, एक बार फ़ोन भी तो नहीं किया। क्या सोच रहे होंगे वे? उसी दिन सीधे काम से निपट पेस्ट्री का बड़ा सा डिब्बा लेकर वो पहुंच गई थी। वर्मा अंकल को पेस्ट्री बहुत पसंद थी। 1 घंटी बजाते ही एक लंबे चौड़े मुछंदर जवान ने द्वार खोल, कहिए, प्रश्न के साथ ही विदेशी सुगंध की तीव्र पिचकारी उसकी कनपटी को बींध गई। मिस्टर वर्मा होंगे? जी हाँ बिल्कुल हैं, आइए, मैं उनका दामाद हूँ आबिद कुरैशी। आप बैठें, मैं डैडी को बुलाता हूँ। पर उसका कंठस्वर पहचान मिस्टर वर्मा दोनों बाहें फैलाए उसकी ओर बढ़ गए। अरे डॉक्टर पंत, आज ही मैं आपकी खोज खबर लेने इंस्टीट्यूट गया था, पर वहाँ भी किसी को पता नहीं था कि आप कहाँ रहती हैं। एकदम ही अंडरग्राउंड रहने का इरादा है क्या? आई विश यू। बैठिए बैठिए। आप मुझसे आप कह रहे हैं अंकल?
भूल ही गया था मैं। इनसे मिलो, ये हैं मेरे दामाद आबिद। रंजना, रंजना बेटी बाहर आओ, देखो किससे मिलाते हैं तुम्हें। शारदा आज अपनी बहन की ससुराल गई है, मोना को जॉन्डिस हुआ है। पर्दा खोलकर रंजना निकली तो कालिंदी को लगा वर्मा अंकल ही साड़ी लपेट कर निकल आए हैं। एकदम उन्हीं का आबो हूब ठप्पा, वैसी ही हंसी और कंधे उचकाने की वैसी ही सहमी सी मुद्रा। डैडी तो हर वक्त आपकी ही बातें करते हैं, आप चली क्यों गई? यहाँ रहती तो हमें भी तसल्ली रहती कि डैडी मम्मा के पास कोई डॉक्टर तो है। कालिंदी ने हंसकर सिर झुका लिया। कहती भी कैसे कि तुम्हारी मम्मा ने ही तो भगाया था। रंजना ने फिर उसे उठने ही नहीं दिया। मैं अभी 1 महीना यहाँ रहूँगी, आप आएंगी ना? चलिए हम आपको छोड़ आएँ, इसी बहाने आपका फ्लैट भी देख लेंगे। आबिद ने अपना उदार प्रस्ताव रखा तो घबरा कर उठ गई। नहीं नहीं, आप वहाँ कहाँ जाएंगे, बहुत दूर है और एकदम जंगल है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। वाह, ये भी कोई बात हुई? मिस्टर वर्मा की बेटी ने एक एक गुण पिता से ही पाया था। ऐसे ही मधुर आग्रह से तो वे उसे रोक लेते थे। आप वहाँ रह सकती हैं और हम नहीं जा सकते? अच्छा चलिए, आज ना सही कल एक हाउस वार्मिंग पार्टी कर डालिए डॉक्टर पंत, कल शाम 5 बजे। वो अपनी उजली हंसी से कालिंदी को भी पिघला कर मोह गई। दूसरे दिन ठीक 5 बजे शारदा को छोड़ पूरा वर्मा परिवार वहाँ उपस्थित हो गया था। कालिंदी ने भी पूरी तैयारी कर मेज को नाना व्यंजनों से भर दिया था। बहुत दिनों बाद घर की मनहूसी दूर हुई थी। वाह, फ्लैट तो एकदम नया है, क्यों है ना डैडी? और कितना खुला खुला। रंजना एक एक कमरा घूम घूम कर देख आई थी। कालिंदी को रंजना पहली नज़र में बहुत भा गई थी। निष्कपट, उदार और स्नेही। वो उससे बार बार आग्रह करती रही कि वो उनके यहाँ फिर से आकर रहने लगे। मैं इतनी दूर हूँ, आबिद सिटी बैंक में है, हमारा हिंदुस्तान आना शायद कभी ना हो पाए। डैडी मम्मा दोनों की उम्र हो चुकी है, हर वक्त मुझे इन्हीं की ही चिंता लगी रहती है। प्लीज़ डॉक्टर पंत। मैं आ जाती रंजना, पर मैं यहाँ कब तक रहूँगी इसी का ठिकाना नहीं है। एक फेलोशिप के लिए कोशिश कर रही हूँ, मिल गई तो चली ही जाऊँगी। आपको डर नहीं लगता यहाँ एकदम अकेली रहती हैं? आबिद ने पूछा तो वो हंस पड़ी। डर किस बात का? आई एम नॉट ए चाइल्ड मिस्टर कुरैशी। कालिंदी उपन्यास की शेष कहानी सुनिए अगले भाग 5 में।